नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाई हूँ कहानी पद चिन्ह। मेरे इकलौते बेटे सुधीर का रिश्ता बहुत अच्छे घर में तय हुआ था। बहू सुंदर और सुशील थी। मुंह दिखाई पर सभी ने उसकी सुंदरता की तारीफ करते हुए मुझे ढेरों बधाइयाँ दे डाली। बहू को देखकर मैं खुशी से फूली न समा रही थी कि तभी मेरी ननद ने मेरी खुशियों पर तुषारपात करते हुए कहा, भाभी, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं। बहू की सूरत अच्छी है तो क्या हुआ, उसे चाटना थोड़ी ही है। सूरत के साथ साथ सीरत भी तो होनी चाहिए। इतनी सुंदर है तो जरूर घमंडी होगी। देखना, अपनी सुंदरता के बल पर सुधीर को अपनी उंगलियों पर नचाएगी और तुम बेबस सी तमाशा देखोगी। इतने अच्छे माहौल में ननद की ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, हम तुम भी अपने समय में कोई कम सुंदर न थी, तो भी गृहस्थी सफलतापूर्वक चला ही रही हैं। मेरा जवाब ननद को पसंद नहीं आया। वह तुनक कर बोली, भाभी, हमारा ज़माना और था। ये आजकल की लड़कियां तो बस पूछो मत, सजना संवरना और घूमना ही इन्हें पसंद होता है। किसी भी किस्म की जिम्मेदारी उठाना इनको पसंद नहीं। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है दीदी। अगर बहू को भी प्यार से बेटी की तरह रखो तो वह भी उतना ही स्नेह और सम्मान देती है। ननद बड़बड़ाई, अब तुम अपनी उदारवादी विचारधारा अपने पास ही रखो। पहले से ही बहू को बेटी बेटी कहकर सिर पर चढ़ा लोगी तो वह भी बहू की मर्यादा छोड़कर तुम्हारे सर पर नाचने लगेगी। फिर मुझे मुस्कुराते देखकर वह खींच कर बोली, अरे भोली भाभी, मेरी बातों पर अमल करोगी तो बेटा बहू के वश में न रहकर सदा तुम्हारे वश में ही रहेगा और बहू भी तीर की तरह सीधी रहेगी। मुझे प्रश्नवाचक मुद्रा में निहारते देख फिर वह बोली, हमेशा सास बनकर ही बहू के सामने पेश आना, माँ का रूप न धरना, तभी बहू हमेशा दब दब के रहेगी। बेटे से कभी बहू की तारीफ ना करना, घर का काम बहू से ही करवाना, तुम तो सिर्फ हुक्म चलाना। बहू बेटा साथ साथ सिनेमा जाना चाहें और घूमने जाएं तो तुम भी साथ जाने को तैयार हो जाना, और जब बेटा बहू के पीहर जाने को तैयार हो तो तुम अपनी बीमारी का रोना लेकर बैठ जाना, ताकि बेटा अपनी बीवी और ससुराल वालों का होकर ना रह जाए। ननद की कही इन बातों को मेरी अपनी विवाहिता बेटी भी गौर से सुन रही थी और उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। विवाह के दूसरे दिन रस्म के मुताबिक जब बेटा फेरा दिलाने के लिए बहू को उसके पीहर ले जाने लगा तो कार में बेटे के साथ बहू को बैठे देख मैं पुलकित हो उठी और बेटे बहू की सुंदर जोड़ी देखकर मन ही मन उन पर बलिहारी हो उठी। मुझे इतने प्यार से उनकी तरफ देखकर मेरी बेटी ने मुझे चेताते हुए कहा, अम्मा, तुम भी अजीब हो। देखो, कल की आई इस लड़की ने कार की तुम्हारी अगली सीट छीन ली और तुम ऐसे खुश हो रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे, अगर ऐसा ही होता रहा तो धीरे धीरे यह लड़की इस घर से तुम्हारा सारा हक ही छीन लेगी। बेटी की बेतुकी बातों पर मैंने झल्लाते हुए कहा, चुप कर पगली, भला सास बहू में भी कोई प्रतिस्पर्धा होती है? बहू तो बेटी समान होती है। बेटी बुनबुनाई, इतनी जल्दी बुआ की बातें भूल गई? बेटी बेटी कहोगी तो यह और गुल खिलाएगी। अपनी बेटी की बातें अनसुनी करती हुई मैं बेटे बहू के प्रसन्न चित्त बने रहने की मंगल कामना करती हुई प्रफुल्लित हो उठी। शाम को ससुराल से आने पर बेटा खुश दिखाई दिया। उर्मी से न रहा गया तो वह पूछ बैठी, क्यों सुधीर, ससुराल से आया है तो बड़ा चहक रहा है, ऐसी क्या बात है? सुधीर अपनी रौ में बोलने लगा, पता है जीजी, निम्मो के बड़े भाई साहब ने आज बड़ा सरप्राइज दिया। उर्मी उत्सुकता से बोली, क्यों, ऐसा क्या दे दिया? सुधीर बोला, मैंने बहुत कोशिश की थी कि हनीमून पर जाने के लिए गोवा की हवाई टिकट परसों की मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। निम्मो के भाई साहब ने न केवल हमारी परसों की हवाई टिकट बुक करवा दी, बल्कि गोवा में ठहरने के लिए होटल की बुकिंग भी करवा दी। ये देखो टिकटें। रसोई में आकर उर्मी मुझसे बोली, सुना अम्मा, यह कल की आई छोकरी निर्मला 2 दिन में सुधीर की निम्मो बन गई। बड़ा प्यार छलक रहा है सुधीर के मन में अपनी पत्नी के लिए, और अभी एक बार ससुराल जाने में ही अपने साले के गुण गाने शुरू कर दिए हैं। परसों की टिकट भी बुक करवा दिए। कितना तेज है इसका साला। मैंने कहा, यह तो अच्छा हुआ परसों की टिकट बुक करवा दिए, क्योंकि सुधीर की छुट्टियां बहुत कम हैं। बेटी बड़े बूढ़ों की तरह अपने माथे पर हाथ मारती हुई बोली, अरे वारी जाऊं अम्मा तुम्हारी सिधाई पर। सुधीर के ससुराल वाले नहीं चाहते कि उनकी बेटी तुम्हारे साथ ज़्यादा दिन रहे, इसीलिए यह चाल चली है। अगर बेटा बहू को वश में रखना है तो बुआ की बात मानकर अभी से बीमारी का नाटक शुरू कर दो, वरना बाद में मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया। बेटी की बातें मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही थीं। शुरू से ही वह अपनी बुआ से प्रभावित रही है। मेरी ननद अक्सर ससुराल में झगड़ा करके पीहर आ जाती थी और अपने ससुराल में होने वाले हर झगड़े फसाद का जिक्र नमक मिर्च लगाकर मुझसे और मेरे पति से करती थी। बचपन से ही मेरी बेटी उर्मी पास बैठी उनकी सारी बातें गौर से सुनती थी। बुआ अपनी हर बात की सहमति उर्मी से करवाती थी।
उर्मी के लिए नए नए सूट लाती थी, उसे सिनेमा देखने और चाट पकौड़े खाने के अवसर भी बुआ के साथ ही मिलते थे। उर्मी भी अपनी ससुराल में बुआ के पदचिन्हों पर चलकर व्यर्थ का कलेश पैदा करती रहती थी। जिस दिन सुधीर को बहू के साथ गोवा जाना था, उसी दिन सुबह उसके बाबूजी को अस्थमा का तेज दौरा पड़ गया। उन्हें घर पर ही ड्रिप चढ़ानी पड़ी। बदलते मौसम में अक्सर उनको ऐसा हो जाता है। बहू को मैंने बहुत समझाया कि यह इतनी परेशानी की बात नहीं है, तुम आराम से जाओ, लेकिन वह नहीं मानी और उसने अपना गोवा जाना स्थगित करा दिया। मैंने बेटी से कहा, देखो तुम व्यर्थ ही अपनी भाभी को गलत समझ रही थी, बहू कितनी अच्छी है। मेरा इतना कहने पर भी वह नहीं गई। माँ के मुंह से भाभी की तारीफ उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, अरे अम्मा, यह सब नाटक है उसका, सुधीर को प्रभावित करने के लिए। इतने दिनों की थकान, उस पर पति के स्वास्थ्य की चिंता ने मुझ पर ऐसा असर दिखाया कि शाम होने तक मैं भी तेज बुखार से पीड़ित हो गई। निम्मो ने अपनी भारी साड़ी और गहने उतारकर एक सूती सलवार कुर्ता पहन लिया। मेरी भी अचानक ही छुट्टी पर चली गई थी। डॉक्टर के बताए अनुसार सारी रात निम्मो मेरे सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रही। बीच बीच में उठकर वह सुधीर के बाबूजी के लिए तुलसी अदरक का काढ़ा भी बनाती रही। सुबह तक मेरा बुखार उतर चुका था, लेकिन कमजोरी बहुत महसूस हो रही थी। मैंने देखा बिखरे बेतरतीब पड़े घर को झाड़ पोंछ कर निम्मो ने साफ कर दिया था। सबके लिए खाना बनाया और मेरे लिए पतली खिचड़ी बनाकर ले आई। मेरी अपनी बेटी तो सिर्फ खड़ी खड़ी उसकी कमियां ही ढूंढती रही। सबको खाना खिलाने के बाद रसोई घर से निम्मो के बर्तन मांजने की आवाज़ आ रही थी। निम्मो की सादगी, अपनापन और सुघड़ता ने मेरा मन मोह लिया था। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मेरी अपनी बेटी बैठी तमाशा देख रही है और 2 दिन की ब्याहता नई बहू बर्तन मांज रही थी। मैंने बेटी से कहा, उर्मी, तुझे निम्मो की मदद करनी चाहिए, वह अकेली क्या क्या काम करेगी। वह फुसफुसाई, अम्मा करने दो उसे काम, सारी जिंदगी भी तो करना ही है, फिर अभी करे या 10 दिन बाद, क्या फ़र्क पड़ता है। और अम्मा, तुमने देखा अभी से ही सारी शर्म हया बेचकर कैसे तुम्हारे और बाबा जी के सामने वह बिना दुपट्टा सलवार कुर्ता पहनकर घूम रही है। मेरी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन मजाल है जो अपने ससुराल में मैंने ऐसे ओछे कपड़े पहने हों। हमेशा सिर पर पल्ला डाले रहती हूँ। शर्म हया भी कोई चीज़ होती है। उर्मी चाहे ससुराल में सिर पर पल्ला डालकर रहती है, लेकिन अपने सास ससुर से वह जिस तरह मुँहजोरी और काम चोरी करती है, उसकी तुलना में सलवार कुर्ता पहने सुघड़ता से काम करती हंसमुख निम्मो का पलड़ा बहुत भारी था। केवल सर पर पल्ला रखने मात्र से ही बड़ों के प्रति लिहाज साबित नहीं होता। शर्म हया तो आंखों से प्रकट होती है। शालीनता और सुघड़ता अपने स्वभाव और कर्मों से प्रकट होती है। तभी फ़ोन की बजती घंटी ने मेरी सोच पर रोक लगा दी। फ़ोन उर्मी के ससुराल से था। उसने सुना। उर्मी कह रही थी, तुम्हारी माँ तो पूरा साल बीमार रहती है, मैं नहीं आ सकती। यहाँ अम्मा और बाबूजी दोनों बीमार हैं और ना ही निम्मो भाभी गोवा गई, यहीं पर हैं, पर मेरा आना अभी मुश्किल है, कहकर उर्मी ने झटके से फ़ोन का रिसीवर रख दिया। मैंने कहा, बेटी, तेरी सास बीमार हैं, तभी तो दामाद बाबू का फ़ोन आया है, तू अब जा बेटी। आदत के अनुसार अपनी नाक घों चढ़ाते हुए उर्मी भुनभुनाई, उन्हें तो गठिया है, हरदम ही बीमार रहती हैं। उनकी बीमारी को देखूं तो कहीं आ जा ही नहीं सकती। तुम्हें याद होगा अम्मा, मेरी शादी के समय सर्दी बहुत थी, तब भी बहुत हाय हाय मचाई थी उन्होंने। महेश ने भी हनीमून पर जाने से मना कर दिया था, लेकिन भला हो बुआ का, उन्होंने मुझसे कहा था कि तू अड़ जाना, नाराज हो जाना, लेकिन हनीमून पर जरूर जाना। सच, बुआ की सलाह मान ली तो घूम भी आई, नहीं तो शादी होते ही लग जाती ससुराल वालों की सेवा में। इतनी देर से हमारी बातें सुनते पति झल्लाते हुए बेटी से बोले, तब तेरी ननद ने तेरी सास की खूब सेवा की थी। तेरे जाने के बाद वह इतनी बीमार हो गई थी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। सोच, अगर तेरी भाभी भी तेरी तरह सोचती तो हमारी क्या हालत होती। बेटी झट से बोली, क्यों, मैं जो थी। बाबूजी गुस्से से बोले, अब हमारी देखभाल के लिए इतनी अच्छी बहू है, तू अब अपने ससुराल जा, बहुत दिन हो गए अब तुझे यहाँ आए, तेरा असली घर तो वही है। बाबूजी के मुंह से हमेशा अपनी तारीफ सुनने की आदि उनकी लाडली बेटी ने जब अपनी जगह भाभी की तारीफ सुनी तो क्रोध से लाल हो उठी। हाँ हाँ, अब तो 4 दिन की आई भाभी में आपको गुण ही गुण नजर आने लगे हैं। अब मेरी क्या ज़रूरत है, अभी तो भाभी नई नई हैं, धीरे धीरे जब अपने असली रंग दिखाएंगी तब तुम लोग मुझे याद करोगे। गुस्से से भरी उर्मी अपना सामान बांधने लगी। रसोई का काम खत्म कर जब निम्मो आई तो उर्मी को सामान बांधते देख हैरानी से बोली, यह क्या दीदी, आपने इतनी जल्दी जाने की तैयारी कर ली, कुछ दिन और रहती। निम्मो की बात काटते हुए उर्मी बोली, महेश का फ़ोन आया है, मेरी सास बीमार है, मुझे जाना होगा। निम्मो चिंतित स्वर में बोली, तब तो आपको जाना ही होगा। हाँ, आप अम्मा बाबूजी की चिंता ना करना,
उर्मी कटाक्ष करती हुई बोली, अरे नहीं, इतनी सुघड़ भाभी के होते हुए भला मुझे उनकी चिंता क्यों होगी। उसका व्यंग्य समझे बिना निम्मो अभी आई कहकर अपने कमरे में चली गई। दहेज में आई निम्मो की साड़ियों में से उर्मी ने 2 सबसे अच्छी और महंगी साड़ियाँ पसंद की थीं और कहा था कि मैं तो यही दोनों साड़ियाँ लूँगी, लेकिन मैंने यह कहकर मना कर दिया था, नहीं, ये साड़ियाँ बहू ने अपनी पसंद से बड़े चाव से अपने लिए खरीदी होंगी, इन्हें रहने दे, मैं तुझे ऐसी ही दूसरी साड़ियाँ दिलवा दूँगी। उस दिन मेरी और उर्मी की बातें शायद बहू ने सुन ली थी, क्योंकि बहू वही दोनों साड़ियाँ लेकर आई थी और उर्मी से कह रही थी, दीदी आपने तो अचानक ही जाने का कार्यक्रम बना लिया, वरना बाजार से आपके लिए कुछ लेकर आते। ये साड़ियाँ मेरी तरफ से रख लीजिए। और साथ ही अपनी उंगली में पहनी हीरे की अंगूठी उतारकर उर्मी की उंगली में पहनाने लगी। उर्मी हैरानी से भाभी को देखने लगी। उसे याद आया, शादी के समय उसकी ननद ने तो सिर्फ उसकी साड़ियों की तारीफ ही की थी, मांगी नहीं थी। लेकिन उसने तुरंत संदूक में ताला लगाकर चाबियां अपने पल्ले में खोस ली थी और जब तक ननद घर में रही कभी उसके सामने संदूक नहीं खोला। उल्टा जब उसकी सास ने 2 बढ़िया साड़ियाँ और एक अंगूठी बाजार से खरीदकर ननद को विदाई पर दी तो उर्मी ने नाक भौं सिकोड़कर पति से कहा था कि अम्मा जी ने मेरे लिए तो नहीं पर बेटी को देने के लिए इतने पैसे खर्च कर डाले। तब पति महेश ने उसे समझाया था कि तुम्हारे पास तो अभी नई साड़ियाँ और नए गहने हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत है। दीदी तो मेरी शादी में आई हैं और अब ससुराल जा रही हैं तो उन्हें तो देना बनता ही है। फिर अम्मा ने तुमसे तो कुछ नहीं मांगा, अपने पैसों से खरीद कर दिया है। तब भी उर्मी का मुंह कई दिनों तक फूला रहा था, लेकिन आज उसकी नई ब्याहता भाभी ने सिर्फ उसकी पसंद जानकर अपनी प्रिय वस्तुओं का मोह त्याग कितनी सरलता से उसे पकड़ा दी थी। वह मन ही मन सोचने लगी, सच में अम्मा बाबूजी किस्मत वाले थे जो उन्हें इतनी सुशील बहू मिली और मुझे इतनी अच्छी भाभी। उसने देखा भाभी को ये सब चीज़ें देते हुए देख बाबूजी के चेहरे पर मना करने के भाव उभरे थे। उर्मी ने भाव विवल होकर भाभी को गले लगाते हुए कहा, भाभी आपने मुझे इतना स्वार्थी और लालची समझा है जो मैं आपकी ये चीज़ें लूँगी। बस आपका प्यार सदा ही हम पर बना रहे, यही सर्वोपरि है। भाभी के बहुत कहने पर भी उर्मी ने साड़ियाँ और अंगूठी उन्हें वापस कर दी। भैया उर्मी को ससुराल छोड़ने चल दिए। उर्मी ने तो कहा था कि मुझे बस में बिठा दो, वहाँ कोई ना कोई मुझे लेने आ जाएगा, लेकिन भाभी नहीं मानी और भैया को उसे छोड़ने के लिए कहा। चलते चलते उर्मी अम्मा से बोली, अब तक मैं बुआ के पदचिन्हों पर चलकर अपनी सुखी गृहस्थी में आग लगाती रही, लेकिन अब भाभी से मैंने सीखा है कि सफल गृहस्थी के लिए सादगी, प्रेम, त्याग और कर्मठता जरूरी है, तभी घर आनंदमयी बनता है, वरना दुख का सागर बन जाता है। अम्मा तुमने बहू के रूप में हीरा पाया है। बुआ की बात ना मानकर तुम उसे बेटी सा प्यार देती रहोगी तो तुम्हारा घर हमेशा जगमगाता रहेगा। मैं भी भाभी के पदचिन्हों पर चलकर अपने ससुराल को खुशियों से भरने की कोशिश करूंगी। उर्मी की बातें सुनकर मेरे चेहरे पर संतोष और आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि बहू की वजह से मेरी अपनी बेटी जो सुधर गई थी। अभी आपने सुनी कहानी पदचिन्ह।